மத்திய அமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தற்போது செய்தியாளர்களை சந்திக்கிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். बना दो, मालूम नहीं कि वो क्या विषय होता है और इन्होंने नहीं किया था, हमने सुविधाएं दी। अब कह रहे हैं मैनिफेस्टो में उनके खिलाफ मुकदमे चलाने की अनुमति दे दो आतंकवादियों को। Those people who lay down their life for the country, you want them to be prosecuted at the behest of terrorists or their friends or relatives. Ingratitude is the biggest sin that any political party can commit. और आज ये धारा डालकर कांग्रेस पार्टी ने ये किया है। फिर कहते हैं कि सेना की मौजूदगी को डाइल्यूट कर दो ताकि पत्थर फेंकने वाले सड़कों पे आ जाएं, ताकि जिन आतंकवादियों को सेना रोज मारती है वो अब बच निकले। फिर कहते हैं कि जो लोग आज तक हमसे बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि उनका कहना यह है कि हम तो देश से अलग होना चाहते हैं, हम तो उनसे कंटिन्यूअस डायलॉग करेंगे। इसका मतलब यह है कि जिस नीति ने जम्मू कश्मीर को लाकर आज इस स्थिति में खड़ा किया, पिछले 70 साल की गलतियों को मैंने कुछ दिन पहले लिखा और कहा भी था, आज हम हर कानून को लागू करके वहां रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसके स्थान पर रूल ऑफ इंसर्जेंट्स एंड टेररिस्ट कांग्रेस अगर स्थापित करना चाहे तो यह देश को स्वीकृत नहीं होगा। जम्मू कश्मीर पे एक चैप्टर लिख दिया, लेकिन उनके जम्मू कश्मीर के चैप्टर में कश्मीरी पंडितों का कोई जिक्र नहीं है। औपचारिकता के नाते तो यह कह देते कि आजाद हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म की सबसे बड़ी विफलता यह है कि एक पूरी कम्युनिटी की एथनिक क्लिंजिंग हो गई वैली में से। इनके सेक्युलरिज्म में उन कश्मीरी पंडितों के लिए बहाने के लिए एक आंसू नहीं है। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड यह है, पहले राजीव गांधी टाडा लाए, नरसिम्हा राव के टाइम वापस ले लिया। वाजपेयी जी पोटा लाए, मनमोहन सिंह जी ने वापस ले लिया। और अब तो ऐसा लगता है कि माओवादी जिनके साथ दोस्ती गांठी, छत्तीसगढ़ में भी गांठी, चुनाव में भी वो स्पष्ट था, अर्बन नक्सल्स के टाइम पे स्पष्ट था, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्पष्ट था। तो अब आप मुझे लगता है कुछ ड्राफ्टिंग के काम में उनसे आवश्यकता से अधिक सहयोग ले लिया है। अब मेरा दूसरा बड़ा पॉइंट है, मैं सब पॉइंट्स पे नहीं जा रहा, ये जो न्याय का ब्लफ था। पिछली बार जब मैंने आपसे बातचीत की थी तो अर्थशास्त्री दुनिया भर में पूछ रहे थे इसका साधन कहां से आएगा। दूसरा प्रश्न था कि मौजूदा सब्सिडीज का क्या करेंगे जो डीबीटी में जाती हैं। पहले दिन तो चुप थे, अगले दिन कहा नहीं नहीं ये उसके अलावा होगा। तो जिस विद्वान व्यक्ति ने ये मैनिफेस्टो बनाया उन्होंने कहा कि देखिए इसका साधन आएगा जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो साधन भी बढ़ेंगे, उसी से ये फाइनेंस हो जाएगी। जब एक मुर्गी खरीदेंगे वो अंडा देगी, उससे 1000 मुर्गी बनेगी तो करोड़पति मैं तभी बनूंगा। ये न्याय के इंप्लीमेंटेशन की रोड मैप है। अब मैं फिर एक एक लाइन बारीकी से पढ़ता रहा और आज मैंने कम से कम वो पैराग्राफ चैप्टर 4 बार पढ़ा। उसमें से क्या निकला, ये पॉइंट नंबर 9 है 19-20 पेज पे। पहला, फिस्कल प्रूडेंस विल बी मेंटेन्ड, यानी कोई अन्य बोझ अर्थव्यवस्था पे नहीं होगा। दूसरा, इसका पायलट भी होगा, टेस्टिंग भी होगी, इसको फेजेस में इस्तेमाल किया जाएगा। भविष्य में जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो यह भी अपने आप एक्सपैंड करेगी। यही सोचकर 80 के दशक में इंदिरा जी और राजीव जी ने
एक फिस्कल इररिस्पॉन्सिबिलिटी की थी। आमदनी बढ़ाई नहीं, खर्चा बढ़ा दिया। छठे 5 ईयर प्लान में 80 से 85 तक फिस्कल डेफिसिट 6.2%, 7वें में 8.2%, 6.4 और 8.2। और उसका असर यह हुआ कि मनमोहन सिंह जी को ढूंढ के लाना पड़ा कि यह देश कंगाल हो गया है, डेट ट्रैप में पहुंच गया है और इसलिए देश को बचाओ। वी वर ऑन द वर्ज ऑफ इंसॉल्वेंसी और यहां से टोली गई IMF वहां से मांगने के लिए कि हमारे देश को बचाओ। और जब यूपीए सरकार ने भी यह किया था तो मुद्रास्फीति आम आदमी के लिए बढ़ गई थी, 10.4% तक गई। यूपीए कार्यकाल की दूसरा जो फेज था 9 से 14 का, उसमें इन्फ्लेशन 10% से ऊपर था। जो लोग इसके समर्थक हैं, उनके एक अर्थशास्त्री को मैं सुन रहा था टेलीविजन पे, उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है कि इस पे टैक्स बढ़ा दो। तो ईमानदारी से कहो आपकी नीति ये है। हमने तो घटाए हैं 5 सालों में, पहली बार इतिहास में घटे हैं हर तरह के टैक्स।